हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट था। कई सारे लोगों को हताशा भी इसमें हाथ लगी। लेकिन अब क्या है कि ये तो होता है, यूपीएससी हर बार टेस्ट करता ही है, कुछ ना कुछ यूपीएससी ट्राई करता है। हमारा एज एस्पायरेंट हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लें कि जब भी प्रीलिम्स से हमारा एक बार भी निकले, तो कभी मेंस से हम लोग बाहर ना हो या मेंस या इंटरव्यू से हम लोग बाहर ना हो। उसके लिए आपको कहीं न कहीं रेगुलर चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। रेगुलर जो जुड़ाव है, वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो आज का जो सेशन है ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिनको लग रहा है कि प्रीलिम्स मेरे स्कोर बहुत कम आ रहे हैं या मेरा हो सकता है नहीं हो। अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट ईयर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाऊँ? क्योंकि कहता है ना कि लाइफ बहुत स्मूथ अब नहीं हो, ये लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो रही है। आप एग्ज़ाम में भी आप अच्छा नहीं हुआ, एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं गया, मेंस भी नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखो फैमिली प्रेशर, बहुत सारे इशू चल रहे होते हैं। कॉपी इवैल्यूएशन के लिए कुछ कोर्स जॉइन करते हैं, अब उसमें भी पैसे चाहिए। 8,000, 10,000, 15,000 टेस्ट सीरीज़ चाहिए। तो मतलब एक एस्पायरेंट रोस्ट टाइम फेस करता है इस टाइम पे, जिसका प्रीलिम्स इस बार नहीं होता है, या जब वो प्रीलिम्स दिया उसका इस बार नहीं हुआ, तो उससे बुरा टाइम किसी का भी फेस नहीं हो, कोई नहीं फेस कर रहा होता है, सिर्फ वही जानता है जिसने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन अभी क्या है कि हम एज ए एजुकेटर, एज ए दोस्त हम क्या कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज करें, किस तरह से हम इस टाइम का सही यूज करें। उसके लिए मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ यूपीएससी के लिए फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में, जो यूट्यूब में पहली बार हो रहा है, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को वरीयता, दोनों को प्रेफ़रेंस दी जा रही है। ना तो बायसनेस इंग्लिश को लेके, ना हिंदी को लेके। ये डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है। इंग्लिश और हिंदी में, ये दोनों में डॉक्यूमेंट आपके आपके लिए अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और मैं बताऊँगा इसमें क्या प्रोसेस है। साथ ही मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा आंसर राइटिंग में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, और ये बहुत ही रियल बेसिस पर है, टॉपर्स के एक्सपीरियंस पर है। कोई चैट जीपीटी से जनरेट की हुई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट बनाने मैंने आज के यूज़ किए, लेकिन जो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मैं लिख के देता हूँ कि अगर आपने इन पॉइंट्स का आंसर राइटिंग में इस्तेमाल किया, आपका स्कोर डेफ़िनेटली बढ़ने वाला है और बेहतर होने वाला है। और ये जो स्ट्रैटेजी है आपको कब करनी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। रेगुलर आपको कल से क्वेश्चंस मिलने लगेंगे टेलीग्राम चैनल पे। आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा हिंदी में, इंग्लिश में। आपको आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करना है आपका पीडीएफ। मैं या जो भी अलग-अलग मेंटोर्स हैं, अलग लोग हैं, अलग टीम मेंबर्स हैं, आपके आंसर्स को देखेंगे। आप भी एक-दूसरे के आंसर्स को देख सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं। शाम को आपको डेली मॉडल आंसर मिल जाएगा और आप कंपैरिज़न कर सकते हैं कि कैसा आंसर होगा। ये जो क्वेश्चंस होंगे, इनमें मैं सेशंस लिया करूँगा सब्जेक्ट वाइज़, थीम वाइज़। जैसे कि कोई थीम मैंने शुरुआत की कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड जो नेबरिंग कंट्रीज़ को लेके मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो इस थीम पर कैसे आंसर लिखना है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं कांग्रेस को या नेशनल मूवमेंट को लेके जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें कैसे आंसर लिखने चाहिए, वो स्ट्रैटेजी तो मैं यहाँ पे कंप्लीट आपके साथ रहूँगा। जब तक आपका पूरा आंसर राइटिंग नहीं हो जाता, प्रयास करेंगे कि 150 से 200 दिन हम लोग लगातार आंसर राइटिंग करें, जिससे जो आपका ये बैड फेज़ चल रहा है, उसमें आप बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर पाओ। साथ ही साथ आपको ऑप्शनल भी इसमें रिवाइज़ करते हुए चलना है। ऑप्शनल में तो हम लोग हेल्प नहीं कर पाएँगे, लेकिन जनरल स्टडीज़ में हम ज़रूर आपको करेंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स या मेंस में किसी भी कोचिंग में कोई ऐसा आपको कोर्स चाहिए है, या किसी कोचिंग में डिस्काउंट चाहिए, कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप मैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम नंबर पे, या तो मुझे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं बात करूँगा, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसकी मदद से एक जो भी इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट है उनकी हम हेल्प कर पाएँगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको बात करनी अल्टीमेट आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी की, कि क्या अल्टीमेट आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी है, आंसर राइटिंग क्यों बेहतर है। यहाँ पे एक कोट लिखा है कि नॉलेज गेट्स यू प्रिपेयर्ड। नॉलेज से आप प्रिपेयर तो होते हो, लेकिन जो आंसर राइटिंग है वो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाती है। एक अच्छी आंसर राइटिंग अगर कोई करता है, नॉलेज थोड़ा सा कम भी है, आंसर राइटिंग उसकी ठीक ठाक है, तो वो डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्रैक कर पाता है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में जाएंगे, है ना। पहला ये कि आखिर आंसर राइटिंग गेम चेंजर क्यों है, यूपीएससी में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे देखने को यूपीएससी जो मेंस है, वो एक टेस्ट सिर्फ नॉलेज का नहीं है। ये टेस्ट है कि इफेक्टिवली आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप आंसर राइटिंग के माध्यम से किसी इश्यू को कैसे लिख पा रहे हो, कौन कौन से डायमेंशन आप डाल पा रहे हो। ये कम्युनिकेशन चलता है एक
एस्पायरेंट का एक इवैल्यूएटर के साथ, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसके साथ आपका जो कम्युनिकेशन वो आपकी कॉपी है। उस कॉपी में आपने जो आंसर लिखा उसके बेसिस पर आपको वो इवैल्यूएट करने वाला है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखें कि जब आप आंसर लिखेंगे तो ऐसे 6 पिलर की मैं बात करूँगा, वो 6 पिलर अगर आपने फॉलो कर लिया, आपके आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतर होने वाली है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है? अब अगर आप देखो कि जो सक्सेसफुल एस्पायरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे पढ़ते हैं। मतलब जैसे फेडरलिज्म पर यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो फेडरलिज्म को उन्होंने समझा, क्वासी फेडरलिज्म को समझा, है ना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो मल्टीपल डायमेंशन को उसने समझा। तो पहले जो अपना कॉन्सेप्ट होता है वो करता है, साथ ही जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रखता है। मतलब ना तो वो राइट डोमेन की तरफ रहता है, ना बहुत ही लेफ्ट होता है, वो न्यूट्रल स्टैंस रखता है। तो ये बहुत ही फाउंडेशन चीज़ है। आपको कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी होनी चाहिए, बैलेंस आपका न्यूट्रल होना चाहिए आंसर राइटिंग करने के लिए, लेफ्ट राइट बायसनेस नहीं होनी चाहिए, साथ ही करंट अफेयर इंटीग्रेशन आपका होना चाहिए। मतलब जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ, नीट एग्जाम में इशूज आया, अगर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट एजेंसी, खासतौर पर एग्जाम रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं, उनको लेके क्या चैलेंजेज हैं। अब उसमें अगर आपने राधा कृष्णन कमेटी का जिक्र किया, वो करंट अफेयर में न्यूज़ में थी, तो वो आपके लिए क्या होगा, वो करंट अफेयर का जो वेटेज आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा के जाएगा। तो ये जो स्टैटिक नॉलेज के साथ जो इंटीग्रेट करंट अफेयर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप देखोगे वे फॉरवर्ड, इन सब पर डिटेल में बात करूंगा, और एक अच्छा वे फॉरवर्ड भी अच्छा आगे गिरा, क्योंकि एक अधिकारी सिर्फ सवाल करने वाला नहीं होना चाहिए, क्वेश्चनर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक सोल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए, एक समाधान प्रोवाइड करने वाला भी होना चाहिए। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये एक एग्जाम बोर्ड मांग करता है। अब यूपीएससी के 6 पिलर, द 6th पिलर ऑफ ए हाई स्कोर आंसर राइटिंग। 6 पिलर कौन कौन से हैं हाई स्कोर करने के आंसर राइटिंग में? पहला है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है क्वेश्चन की थीम क्या है, क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है। अगर क्वेश्चन ने मांग की कि जी राम जी जो योजना चल रही है, मनरेगा योजना चल रही है, उसको आप इवेल्युएट कीजिए, या उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, या उसको आप क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए। इन तीनों के अलग अलग मतलब हैं, इन तीनों क्वेश्चन में अलग अलग मांगे छिपी हैं। नाम तो सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन मांगे अलग अलग है। मतलब क्या, ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं जो क्वेश्चन में, ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं किसी भी आंसर राइटिंग में। अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस करना है, अगर आपसे बात की जा रही है कि मनरेगा स्कीम को लेके आप डिस्कस कीजिए, तो आप सभी डायमेंशन बताएंगे कि मनरेगा स्कीम में ये चैलेंजेस है, मनरेगा स्कीम में ये फायदे हैं, मनरेगा स्कीम में ये इश्यूज हैं, मनरेगा स्कीम में ये सजेशंस होने चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑल डायमेंशन। बात आए कि एग्जामिन करना है, तो एग्जामिन कैसे किया जाएगा? एग्जामिन किया जाएगा कि वो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, क्या उसका पैसा कहीं गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो भ्रष्टाचार के बढ़ावा दे रहा है। तो उसका इवेल्युएशन, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसको एग्जामिन करना कहलाता है। तो अगर आपसे उसी स्कीम को एग्जामिन करने के लिए बात बोले, तो आपको देखना है कि कितने लोगों तक इसका इम्पैक्ट हुआ। समझ रहे हो आप? तो एग्जामिन में डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है। तो डिस्कस अलग होता है, एग्जामिन अलग होता है। फिर तीसरा होता है एनालाइज, ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट में आपको बांटना है उस आंसर को। मतलब क्या, जैसे मान के चलो कि जो मनरेगा स्कीम चल रही है उसको आप एनालिसिस कीजिए, या अगर हम बात करें कि तो आप क्या करोगे, उसको अलग अलग डायमेंशन में बांटोगे। मतलब क्या, कि आप बांटोगे कि मनरेगा स्कीम के बारे में आपने बताया, उसके आप बेनिफिट्स बताओगे, उसके आप की इश्यूज बताओगे, चैलेंजेस बताओगे, डाटा बताओगे, फैक्ट्स बताओगे, आंकड़े रखोगे, उसके बाद सजेशंस दोगे। तो आप कई कंपोनेंट में आप बताओगे, फिर उसको एनालिसिस करोगे। इवेलुएट में क्या किया जाता है? मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जज किया जाता है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को, प्रोस एंड कॉन्स को देखा जाए, उसको इवेलुएट करना बोलते हैं। फिर क्रिटिकली एग्जामिन में क्या किया जाता है? प्रेजेंट बोथ साइड विथ जजमेंट। क्रिटिकल एग्जाम में दोनों पक्ष हैं, पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष। मान के चलो एक पक्ष कह रहा है कि इस स्कीम को बंद कर दो, तो उसके क्या पॉइंट्स हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है इस स्कीम को चालू रखो, उसके क्या पॉइंट्स हैं। तो हर एक पॉइंट को एग्जामिन करना जो प्रेजेंट में है उसको कहलाता है क्रिटिकल एग्जामिन। फिर कमेंट करना, तो कमेंट में आपका क्या ओपिनियन है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है मनरेगा स्कीम को लेके, अगर आपने वो दे दी,
वो कहलाता है कमेंट। तो कभी-कभी स्टूडेंट डिस्कस जब करने की बात होती है तो वहाँ पे अपना ओपिनियन दे देते हैं। इवैल्यूएट करने की बात होती है वहाँ पे अपना ओपिनियन देते हैं। कुछ नहीं आता तो अपना ओपिनियन हर जगह देते हैं। और यही वजह है कि यूपीएससी में जो मेंस के आंसर इवैल्यूएशन में भी आपको कम मिलते हैं, टेस्ट सीरीज में भी कम मिलते हैं और रियल एग्जाम में भी कम मिलते हैं। तो आपको जो कीवर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, उन कीवर्ड के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है? फिर आगे हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स की। गोल्डन रूल जो दूसरा है, राइट व्हाट यूपीएससी आस्क नॉट व्हाट यू नो। समझ रहे हो? आपकी जो आप जानते हो वो मत बताओ। यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपसे क्या पूछ रहा है वो आप यहाँ पे बताओ। जैसे क्रिएट अ पावरफुल इंट्रोडक्शन, आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्रिएट करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मनरेगा स्कीम के बारे में, या तो मैं आपसे पूछूं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, सहकारी संघवाद क्या है। अब आपने उसका एग्जाम्पल दिया, आपने उसका इंट्रोडक्शन दिया कि जब दो देश और राज्य आपस में मिलकर काम करते हैं उसे सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। किसी ने आंसर ये किया कि जब एक जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट बॉडी होती हैं, या डेमोक्रेसी की जो अलग अलग बॉडी होती हैं, आपस में पावर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करती हैं, है ना, और उसको जो लोग होते हैं उनके हित में उसका उपयोग करती हैं, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में उसने बताया। अगर जिसने भी क्या किया, एक अच्छा इंट्रोडक्शन में कंप्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन बना के एग्जाम्पल के साथ रखा, वो एक उसका बेस्ट एग्जाम्पल हो, बेस्ट इंट्रोडक्शन होता है। जैसे मान के चलो कि प्रेस को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके ट्रांसपेरेंसी है, या मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को लेकर, पॉवर्टी पे क्वेश्चन आया, आपने एमपीआई का डाटा दिखा दिया कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की जो रैंक है ये है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आपने क्या एक रिपोर्ट का हवाला दिया। मान के चलो कि आपसे पूछा कि दल बदल या जो एंटी डिफेक्शन की प्रोसेस उसके बारे में बताए, तो आपने बताया 10th शेड्यूल दल बदल के बारे में बात करता है ना, 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपने फैक्ट्स दे दिया, रिपोर्ट्स दे दी, करंट इवेंट्स में आपने दे दिया। तो इससे क्या होता है, आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो बहुत मजबूत हो जाता है। मतलब इंट्रोडक्शन में आपको क्या जरूरी है, एक तो आपकी डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए, एग्जाम्पल अच्छा होना चाहिए, कोई करंट इवेंट्स के बाद एग्जाम्पल होना चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए, कोई रिपोर्ट्स होनी चाहिए, कोई फैक्ट होना चाहिए। कभी भी खाली इंट्रोडक्शन मत देना। ट्राई करना कि हर एक पॉइंट्स में कुछ ना कुछ आपको इस तरह की चीज़ें आएँ। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा, बिल्ड अ रिच एंड एनालिटिकल बॉडी। बॉडी कैसी होनी चाहिए आंसर की? पहला तो होता है, नीचे बात करेंगे कैसे आंसर को लिखा जाएगा, लेकिन ये तो हो जाता है इंट्रोडक्शन। दूसरा है बॉडी। तो जो बॉडी आंसर की होनी चाहिए वो रिलेवेंट होनी चाहिए, अलग अलग डायमेंशन को टैकल करने के लिए होनी चाहिए। जैसे मनरेगा की बात मैं कर रहा था, तो की इशूज जब अगर आप मनरेगा को लेकर क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए बोला, तो आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पर आप देखें, मैं अगर बोलूँ कि मनरेगा को डिस्कस करना है, तो मनरेगा के ऑल डायमेंशन, पहला डायमेंशन आप बताओ कि मनरेगा को लेके क्या इशूज चल रहे हैं। आपने बताया करप्शन का इशू चल रहा है, आपने बताया कि फेक लेबर का रजिस्ट्रेशन का इशू चल रहा है, आपने बताया कि पैसे कम मिल रहे हैं, आपने बताया दूर काम मिल रहा है, आपने बताया कि 100 दिन में कुछ नहीं होता, 365 दिन है तो 100 दिन क्यों रोजगार दे रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हैं, दूसरा डायमेंशन बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, आप बता रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, पैसा दे रही है लोगों के हाथ में, खर्च कर रहे हैं लोग, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो आप अलग उसके डायमेंशन आपने बताया। इसका मतलब क्या, आप मल्टी डायमेंशन आप अप्रोच अपना रहे हो। कौन? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। किसी भी आंसर की में जो मेन डिमांड होती है उसको आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपना रहे हो, उसको एनालिसिस कर रहे हो, एविडेंस बेस, मतलब उसमें एग्जाम्पल देते जा रहे हो। जैसे मान के चलो कोई करप्शन में के बारे में आप आंसर लिख रहे हो, तो आपने क्या बताया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत में उसकी रैंक ये है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने एविडेंस दिया उस मेंस के आंसर, उस पॉइंट पे। जब आप एविडेंस देते हो तो आपका जो बॉडी है, मेन बॉडी मजबूत होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो पेस्टल जो थ्योरी है उसको पकड़ लो। पॉलिटिकल एग्जांपल दे दो, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, ये सारे रीजंस बता दो। ठीक है? अब जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, ठीक? ये सारी चीज़ बता रहे हो। अब इनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? आपको मेन बॉडी में लैंग्वेज आ रही है आपको, चलो ठीक है, आप 5 पॉइंट्स बता सकते हो। लेकिन जब 5 पॉइंट्स बता रहे हो, उनमें कौन-कौन से अच्छी चीज़ें और डालो कि आपका मार्क्स लगातार बढ़े। तो उनमें क्या डालना है आपको? पहला, आपको सेंसस का डाटा, अगर कोई सेंसस का क्वेश्चन आता है, जनसंख्या संबंधी है, एनआरसी का है, सेंसस का डाटा होना चाहिए। हेल्थ का है तो एनएफएचएस का डाटा हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कोई डाटा आपके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे, कोई डाटा होना चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर आप बात करें नीति आयोग के संबंध में है तो नीति आयोग कोई रिपोर्ट्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट होना चाहिए, करंट अफेयर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन में भी अगर आपकी ये सोर्सेस हैं,
या मेन बॉडी के लिए तो मैं अलग से बताऊंगा ही, लेकिन इंट्रोडक्शन में अगर आपकी ये सोर्सेस हैं, मेन बॉडी में भी आपके पास इनके एग्जाम्पल्स हैं, तो आपकी जो आंसर को बहुत ही बेहतर बनाते हैं। फिर अगर आप देखो दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर आप उसमें डाल रहे हो, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स डाल रहे हो, आपकी मेन बॉडी में कमेटी डाल रहे हो, जैसे कि आपसे पूछा गया संघवाद को लेके, फेडरलिज्म को लेकर क्वेश्चन पूछा गया और आपने डाला कि सरकारी आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी, पुंछी आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी, राजमन्नार आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी, तो इससे क्या हुआ कि आंसर इवेलुएट करने वाले को पता चला कि भाई इसको तो मल्टीपल कमेटी याद है, और जब इतनी सारी कमेटी याद है तो इसको मतलब नॉलेज ठीक ठाक है, तो वहाँ पे आपको अच्छे आंसर देखा। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आ गया कि सरकार ने कहा कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसके लिए सरकार का उस इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए आप आंसर लिख रहे हो, तो उसमें आपने एग्जांपल दे दिया कि सरकार बैंक शाखा जोड़ रही है, सरकार जो प्रधानमंत्री जन धन खाता शुरुआत की है, सरकार ने क्या किया, सरकार ने सभी को इंश्योरेंस देने की बात की है, सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो इससे आपका आंसर की मेन बॉडी स्ट्रांग हो रही है। इंडाइसेस आप दे रहे हो अलग अलग अथॉरिटीज़ के, कुछ केस स्टडी आपने डाल दी कहीं के, कहीं ये इवेंट हुआ था फिर ऐसा हुआ, इस स्कीम ने ऐसी हेल्प की, है ना, एग्जाम्पल्स आप डाल देते, तो इससे क्या हो रहा है, आपका ओवरऑल जो आंसर है बहुत बेहतर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जो इंट्रोडक्शन है ना, वो 10 से 15% आपके आंसर का टोटल लेंथ होना चाहिए, 50 से 60 वर्ड से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, अब अगर आप, आपका आंसर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपके आंसर में हेडिंग और सब हेडिंग, पैराग्राफ वाइज आंसर राइटिंग का ज़माना जा चुका है, पैराग्राफ वाइज आंसर राइटिंग करने की कोशिश ज़्यादा मत करिएगा, आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में आंसर रखिएगा, बुलेट पॉइंट्स ऐसे इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं वो बना के रखिएगा, फ्लो चार्ट्स आप यूज करिए, जैसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए कि क्लाइमेटरी जो डिजास्टर है उसके बारे में क्वेश्चन आ गया कि प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको बताना है, तो आप एग्जाम चार चार दिखा दीजिए, सुनामी दिखा दिए, भूकंप दिखा दीजिए, बाढ़ दिखा दीजिए, आपने दिखा दी पॉइंट्स में, फिर आपने एक एक एग्जाम्पल दे दिया दोनों का कि चलो बाढ़ यहाँ पे आई थी, सुनामी यहाँ पे आई थी, भूकंप यहाँ पे आया था, तो ये क्या हुआ, फ्लो चार्ट का आपने पैटर्न यूज किया, तो इससे टाइम बचा इवेलुएटर का भी आपका भी, तो इससे क्या हुआ, आपका चीज़ बेहतर हुआ। फिर डायग्राम आप अगर आप बना रहे हो, मान के चलो कि नगर शैली के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या करो, एक मंदिर बना रहे हो, है ना, एक ऐसा आपने मंदिर बना दिया, फिर आपने वो बना दिया कि भाई इसमें ये हुआ था, ये होता था, शिखर होता था, ये चीज़ें होती थी। आप साउथ इंडिया की जो द्रविड़ शैली बता रहे हो उसमें बता रहे हो तालाब होता था आसपास, है ना, गोपुरम होता था, तो ये क्या है, आप डायग्राम उसका यूज कर रहे हो, मैप आप दिखा रहे हो, जैसे मान के चलो कि आपसे पूछा गया कि भारत में कोयला को जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में पूछा गया और आपने क्या किया, अच्छा सा मैप बना ही देता हूँ, मान लो आपसे पूछा गया कि भारत में कोयला डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, अब ये भारत का ये वाला जो रीजन, ये वाला बेल्ट है ना, इसको आप ऐसे भारत का नक्शा बना लो, ये वाला बेल्ट जो मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये थोड़ा तेलंगाना का पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट है, इस रीजन के बारे में आपने दिखाया मैप में कि यहाँ पे कोयला का प्रोडक्शन है, कुछ सिंगरौली वगैरह का एग्जाम्पल दे दिया आपने, सोहागपुर का एग्जाम्पल दे दिया, तो इससे क्या हुआ कि जो मैप आपने डाला वो बेहतर हो गया, उससे क्या होगा, आपका आंसर और मस्त हो गया। फिर आपने कुछ टेबल डाल दिए, टेबल फॉर्मेट में आपने दिखा दिया, जैसे राजमन्नार आयोग कमेटी, सरकारी आयोग कमेटी, पुंछी आयोग कमेटी, अपने टेबल में दिखा दिया, अंडरलाइन कर दिया कोई इंपॉर्टेंट, कोई कमेटी, जैसे आप डाल रहे हो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अंडरलाइन कर दिया, तो इससे जो कॉपी चेकर उसका ध्यान तुरंत उसमें चला गया। तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है हर एक आंसर को, तो हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप्स, इनसे भरा हुआ होना चाहिए आपका आंसर। किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के आप देख लो, बीच बीच में हम किसी टॉपर्स की कॉपी भी इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कैसे वो लिखते हैं, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो आपका एक आंसर बेहतर आंसर माना जाता है। ठीक, फिर कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो आप आंसर लिख रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप एसडीजी इंडेक्स याद कर लो, सारे के सारे। अब एसडीजी जब आप याद कर लोगे कि चलो पॉवर्टी है, हंगर है, लाइफ ऑन अर्थ है, लाइफ ऑन वाटर है ना, सब कुछ है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, सब कुछ है। अब उससे रिलेटेड कोई आंसर है, कंक्लूजन आपको नहीं आ रहा, बॉडी नहीं आ रहा, तो आप यही लिख दो कि एसडीजी 6 को इंश्योर करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया, एसडीजी 2 को इंश्योर करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है ना, विजन इंडिया 2047 भारत का है, एनर्जी सेक्टर का आ गया, तो आपने डाल दिया कि 2070 तक जीरो कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए सोलर पे एनर्जी यानी रिन्यूएबल पे आए, किसी भी क्वेश्चन आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पर, आप कंक्लूजन में डाल दो कि इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने वाला है, पंचामृत टारगेट है, सदाबहार कंक्लूजन हो गया आपके पास ये। तो इस तरह के कंक्लूजन एसडीजी जो है आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में, या अगर आप डाल लो कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में, तो ये क्या है, सदाबहार पॉइंट्स होते हैं। फिर कुछ गुड गवर्नेंस के पॉइंट सदाबहार होते हैं, आप डाल दो सुशासन स्टैब्लिश का, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, गुड गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, है ना,
पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए, तो कुछ भी नहीं आ रहा तो इस तरह के पॉइंट्स डालो, है ना। आंसर को बेहतर करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स आप याद कर लो। कुछ नहीं आ रहा कंक्लूजन में ये डाल दो, है ना। लेकिन आपको पत डालना है, बिना इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन की आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। फिर आता है यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। आपको क्या करना है, शॉर्ट सेंटेंस रखना है, सिंपल वोकेबुलरी रखनी है, फॉर्मल टोन रखना है, लॉजिकल फ्लो रखना है। मतलब लॉजिकल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूं कि आरबीआई के फंक्शंस आप बताओ, और अगर आपने पहला फंक्शन ये बता दिया कि आरबीआई पॉवर्टी रिडक्शन में काम करता है, गरीबी खत्म करने में काम करता है, तो ये जो लॉजिकल फ्लो नहीं। फिर आपने बताया कि आरबीआई क्या करता है, मनी प्रिंट करता है। फिर आपने बताया कि आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। फिर आपने बताया आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी करता है। तो ये लॉजिकल फ्लो नहीं कहलाया। लॉजिकल फ्लो क्या होता है कि कोई भी फंक्शन बॉडी का पहला काम क्या है। पहला काम क्या है, नोट छापना। दूसरा काम क्या है, रेगुलेट करना फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को। तीसरा काम क्या है, फिर तीसरा काम आएगा फिनेंशियल इंक्लूजन करना, लोगों की हेल्प करना। पहला काम लॉजिकली क्या चीजें हो रही वो इंपॉर्टेंट है। भारत के सिक्योरिटी चैलेंज पे क्वेश्चन आएगा तो आप बताओ कि टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, फेक करेंसी इशूज, नक्सलिज्म। अभी लास्ट में आप बता सकते हो, क्योंकि नक्सलिज्म के पॉइंट्स अब पहले नक्सलिज्म का पॉइंट नहीं आएगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने 90% से ज़्यादा नक्सलिज्म को एलिमिनेट कर दिया है। तो आप लॉजिकल प्रेफरेंस को रखो हर एक ऑप्शन में। तो ये लॉजिकल प्रेफरेंस आपको रखना है। टोन फॉर्मल रखना है, कम वोकेबुलरी, ज़्यादा भर भर के मत लिखो, है ना, कम सेंटेंस में लिखो। फिर आपको अवॉइड करना है कॉम्प्लेक्स चीज़ें अवॉइड करनी है। अननेसेसरी कोट आपको अवॉइड करना है, इमोशनल लैंग्वेज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है आंसर राइटिंग की, और क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, है ना। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो अभी आपका फेज 1 शुरू करना है आंसर राइटिंग का। मैं तो एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको 2 से 3 आंसर लिखने हैं। 2 आंसर तो कम से कम एटलीस्ट आपको लिखना है, ठीक है। तो फेज 1 में मैं एक आंसर दूंगा, फिर आगे चल के मैं 2 आंसर दूंगा, फिर 3 आंसर दूंगा। कुछ ऐसा प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ डेली। उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, डेली लिखेंगे, डेली आप सबमिट करेंगे, और प्रॉमिस करेंगे खुद से कि कभी आप स्किप नहीं करेंगे। आप किसी से इवेलुएट भी मत करवाओ। आपका आंसर अगर आप डेली लिख रहे हो तो आपका आंसर बेहतर होता जाएगा पुराने आंसर से। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान खुद गलतियाँ उसको आने लगती हैं, और स्पीड भी मेंटेन हो जाती है। तो आपको डेली आंसर लिखना है, साथ ही फ्रस्ट्रेशन भी निकलता है आंसर राइटिंग करने से। फोकस करना है आंसर के स्ट्रक्चर पर, क्वालिटी पर। मैं आपको इनपुट्स भी दूंगा, है ना। और जो लोग कमेंट करेंगे वो भी इनपुट देंगे, तो उससे भी क्या है, कम्युनिटी पूरी यूज करनी है, उस कम्युनिटी का पूरा फायदा उठाना है। फिर फेज 2 हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर, फिर स्पीड पर काम करेंगे। पहला हम स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम स्पीड पर काम करेंगे कि हम 1.5 घंटे में 10 आंसर लिख लें, तो उस पर काम होगा, है ना। डायग्राम, फ्लो चार्ट और बेहतर कर। पहले तो लिखना है। लिखना है, कैसे भी लिखो, खराब लिखो, अच्छा लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन लिखो। लिखने से मत चूको, अदरवाइज तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको फ्री जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरा, नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है कि हम फुल लेंथ अटेम्प्ट करें। तो ये बात की बात होती है, अभी की बात नहीं। अभी तो हमें 2-3 महीने पूरा फोकस इस पे करना है कि आंसर राइटिंग आप करने लगें, चीज़ों को आप बेहतर करने लगें। फिर आता है तो कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी आपको अवॉइड करनी है, कॉमन मिस्टेक नीड टू अवॉइड। एक तो क्या है, बिना कंक्लूजन के आंसर नहीं आना चाहिए। पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। टाइम हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। पॉइंट्स को बार-बार आप रिपीट मत करो। क्वेश्चन को बिना छोड़ो मत। इंट्रोडक्शन कभी खराब मत करो। एग्जाम्पल के बिना कभी आंसर मत डालो, है ना। विदाउट स्ट्रक्चर के कभी आंसर मत लिखो, है ना। वर्ड लिमिट्स के बाहर कभी नहीं जाना है, और इग्नोरिंग डायरेक्टिव वर्ड्स। तो ये जो 10 पॉइंट हैं, ये जो 10 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है, ये कॉमन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। स्क्रीनशॉट ले लिए, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। फिर आंसर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आंसर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। आंसर राइटिंग जब भी की जाती है तो वहाँ पे बात ये ध्यान ये रखा जाता है कि उसमें 3 सेगमेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को करने में। पहला सेगमेंट होता है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, किसी रिपोर्ट्स का एग्जाम्पल होना चाहिए, कोई आर्टिकल का यूज कर लो आप। इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाओ, क्योंकि इंट्रोडक्शन 1/3 वेटेज रखता है आंसर का में, मार्क्स का। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप इंट्रोडक्शन बढ़िया कर देते हो तो ऑटोमेटिकली जो कॉपी इवेल्युएटर है वो उसका मन अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव फील करता है आपके आंसर्स को लेके। तो कभी भी इंट्रोडक्शन खराब नहीं करनी है। फैक्ट्स का, डाटा का, रिपोर्ट्स का, इंडाइसेस का, हर चीज़ का इस्तेमाल करके हमें इंट्रोडक्शन को बेहतर करना है। फिर दूसरा है बॉडी। बॉडी में आप जो भी इशूज़ हैं, कॉजेज़ हैं, इम्पैक्ट है, जो
पूरे क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन में बात की गई डिस्कस करने के लिए, इलैबोरेट करने के लिए, क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स को आप बॉडी में डिस्कस करो। वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम्पल्स, डाटा, रिपोर्ट्स, कमेटी ये सब से भर देना है। मतलब बहुत सारे मतलब अगर आपको आ रहा है तो मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे डालो, जितना अच्छा वो बॉडी और इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर आपका कंक्लूजन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन तो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आपको आ जाते हैं। एनईएसडीजी है या कोई अलग अपने इंडाइसेस का यूज़ कर लिया, सरकार के मिशन को बता 2047 तक भारत का जो मिशन है या 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, उसका वो आपने बोल दिया। तो इस तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करना, है ना? तो ये सारे जो कहते हैं ना कि सदाबहार पॉइंट्स आप वे फॉरवर्ड्स पे डाल सकते हो, लेकिन बॉडी और इंट्रोडक्शन आपको बहुत बेहतर होना ही चाहिए। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है एक आंसर की स्ट्रक्चर करने के लिए। तो ये जो पूरा सेशन था, ये पूरी बात थी आंसर राइटिंग को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे एक आंसर राइटिंग लिखी जाती है। आपसे आशा है कि आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे @इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मल्टीपल लोगों को शेयर करें। ग्रैंड लेवल पर हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करें, हर एक स्टूडेंट 2-4 लोगों को ज्वाइन करें, जिससे सभी लोग आएँ, एक प्लेटफ़ॉर्म पर सभी लोग आंसर लिखें। पैसा इतना लग रहा है आंसर राइटिंग में, तो अभी उसमें व्यर्थ ना गँवाएँ। हर एक टॉपिक हम आंसर लिख के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू जॉइनिंग अस। लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।